एनडीटीवी के दर्शकों का कोलकाता से संजय पुगलिया का नमस्कार। आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड, जो एनडीटीवी के नेटवर्क के सभी चैनलों पे हम दिखा रहे हैं और ये हमारा इलेक्शन का सबसे बड़ा शो है। जाहिर है कि ये शो हम वहाँ लेकर के जा रहे हैं जहाँ हमको लगता है कि कांटे का मुकाबला है। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई के बाद हम हाजिर हैं कोलकाता में। और आपने जनरली ये सुना होगा कि ये ऐसा चुनाव है, दुनिया के लिए अहम चुनाव, भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव, लेकिन जिसका आउटकम करीब करीब पता है कि क्या होगा, डायरेक्शनली पता है कि क्या होगा। लेकिन बंगाल की कांटे की लड़ाई ऐसी है कि यहाँ एक एक सीट के हिसाब पर अभी क्लैरिटी नहीं है और इसी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक सीट कम और ज़्यादा का साइकोलॉजिकल मतलब बहुत बड़ा है। हम एक बहुत ही शानदार पैनल लेकर के आए हैं आपके सामने। हमारे साथ हैं, मेरी बाईं तरफ से शुरू करूं, संजय कुमार, जो CSDS के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके चीफ हैं और चुनाव के मामले में कोई भी बात हम हमेशा इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सबसे बड़े टीकाकार हैं हमारे लिए। अमिताभ तिवारी हमारे सहयोगी हैं, जो चुनाव के बड़े विशेषज्ञ हैं। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी और पब्लिक अफेयर्स पे कमेंट करने वाले स्वपन दास गुप्ता, निष्ठा गौतम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। और हमारे साथ हैं रिजू दत्ता, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं TMC के, और प्रियंका टिबड़ेवाल, BJP की प्रवक्ता। आप सभी ने वक्त निकाला, आप लोगों का शुक्रिया। पहला सवाल मैं संजय जी आप ही से लूँगा कि बंगाल में जो अलग है वो क्या फैक्टर है जो TMC के फेवर और BJP के फेवर में गिने जाएं? अगर यूँ कहूँ कि बंगाल का चुनाव दूसरे राज्यों से अलग क्यों है, तो BJP यहाँ, अगर आप 2019 के चुनाव के नज़रिए से देखें तो ये एक ऐसा राज्य है जहाँ रीजनल पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन BJP बहुत मजबूती से उसका मुकाबला कर रही है। कोई और दूसरा राज्य दिखाई नहीं पड़ता जहाँ एक रीजनल पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और BJP उसका डटकर मुकाबला कर रही है। BJP ने कांग्रेस का डटकर मुकाबला किया अलग अलग राज्यों में, बल्कि कांग्रेस को पछाड़ा है कई राज्यों में, लेकिन रीजनल पार्टी से मुकाबला करने में BJP अभी भी थोड़ी पीछे दिखाई पड़ती है। बंगाल उसमें एक अपवाद है। और बंगाल का बगल का राज्य, पड़ोसी राज्य उड़ीसा, 2019 में भी BJP ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब सवाल है क्या पक्ष में जाता है BJP के और क्या TMC के पक्ष में। मुझे लगता है कांटे की लड़ाई है, जिसका जिक्र आपने किया। और ज़रूर है कि कलकत्ता में बैटल ग्राउंड होना चाहिए था, क्योंकि बैटल ग्राउंड तो चल रहा है। 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं और अभी 5 फेज का बैटल ग्राउंड होना बाकी है। हर सीट पर लड़ाई है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखें तो दोनों पार्टियों के बीच में सिर्फ 3% का फासला था और सीटों में भी फासला बहुत कम था, 18 और 22। 2% का वोट इधर से उधर हुआ। अगर BJP के वोट 2-3% बढ़े तो तृणमूल कांग्रेस 7-8 सीटें लूज कर सकती है। और अगर इसका उल्टा हुआ, BJP अगर 2-3% लूज करती है तो शायद वो, अगर 4-5% लूज कर जाए तो शायद वो सिंगल डिजिट में जा सकती है। तो कांटे की लड़ाई है, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। स्वपन दा, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि बाकी जगह जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि भारत में कास्ट एक डोमिनेंट फैक्टर होता है, पश्चिम बंगाल में रिलीजन एक बड़ा फैक्टर है कि चुनाव को कैसे लोग नैरेटिव अपना बिल्ड करेंगे। दूसरी बात यह है कि कल्चर की बात हो, अस्मिता की बात हो, बंगाल को हम सब लोग सलाम करते हैं, लेकिन सबसे वायलेंट स्टेट पश्चिम बंगाल है। ये डायकोटॉमी हमको नहीं समझ में आती। हाँ, आप सही बात कहा। फर्स्टली आई थिंक जर्नलिस्ट लव इट व्हेन कोई कांटे का टक्कर होता है। आप जानते हैं, जब चाय वाला जब बोलते हैं कि भाई यहाँ कांटे का टक्कर चल रहा है, तो हम लोग जर्नलिस्ट बिकम वेरी एक्साइटेड। तो बंगाल इज वन ऑफ दोज एरियाज। तो कास्ट फर्स्ट, पहली बार कास्ट इधर नजर में आया है 2019 में। और 2019 के पहले CPM का जो डोमिनेंट नैरेटिव था कि क्लास और वर्किंग क्लास, स्ट्रगलिंग मैसेज, ये जो उनका जो शब्द प्रयोग करते थे उन्होंने, those were the very important lessons. But I think when this BJP started winning North Bengal and the Jungle Mahals, that is when the issue of community first assumed. ये पहली बार, इसके पहले उतना नजर में नहीं आता था। मथुआ आया, नमसूद्रस, उधर कुर्मीज became a big important factor. कुर्मीज वो underlying factor, लेकिन ये ऊपर से आ गया। So that is the first thing I would say, that in their attempt to break the regional party
stranglehold. आपको देखना चाहिए what I said in the morning also, that since 1971 no national party has ever won a majority of seats in the Lok Sabha from West Bengal. So बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, तो इनोवेटिव मेथड्स उनका अडॉप्ट करना पड़ा. अच्छा, वायलेंस की बात है. दिस इज अ ग्रेट लेगेसी विच द ग्रेट कम्युनिस्ट्स हैव लेफ्ट बिहाइंड फॉर बंगाल. कोई कहता है कि इसके पहले भी एक देयर वाज अ ट्रेडिशन, बट political violence on this scale was something which the communists not only introduced, but the intellectuals of the communists glorified. And this, I think everyone will, even the Trinamool was a victim of this in the days when it was fighting the CPM. So, आज some of those rough and ready methods, unfortunately, have become the new normal in West Bengal. And I think this is something which both, regardless of which side you prefer, there has to be some sort of unanimity कि भाई एक this violence has to stop, because इसका असर पड़ता है more than just the election, entire society gets vitiated. बिल्कुल, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से हम इस पर ज़रूर राय लेंगे, लेकिन उसके पहले अगला राउंड हम अपने विशेषज्ञों के साथ पूरा कर लें. अमिताभ, ये बताइए कि बंगाल के चुनाव में ऐसा देखा गया है कि कोई एक बड़ा इवेंट हुआ है. 72-77 का वो दौर था कि इमरजेंसी के पहले की इमरजेंसी थी. उसके बाद सिंगूर एक मोमेंट था जिसमें कि 34 साल की लेफ्ट सरकार चलते बनी, और उसके बाद संदेश खाली मोमेंट की चर्चा होती है. क्या ये भी एक वैसा घटनाक्रम, ऐसा टर्निंग पॉइंट है इस चुनाव में? देखिए, हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से भाजपा इसको उठा पाती है. अगर 2019 का चुनाव हम देखें तो ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस को महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा समर्थन मिला था. लगभग 4% लीड उनको बीजेपी के खिलाफ महिलाओं में थी, जबकि पुरुषों में 2% की लीड थी. तो यहाँ पर ये एक मुद्दा इस बार बन सकता है, क्योंकि महिला सपोर्ट टीएमसी का स्ट्रॉन्ग एक तरह से पॉइंट रहा है काफ़ी सालों से. अब इसको देखना पड़ेगा कि बीजेपी इसको कैसे भुना पाती है. कांटे की टक्कर है. कांटे की टक्कर की बात को अगर स्वपन सर की बात को आगे करें, जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, कि भाई 22 सीटें थी 2019 में पिछली बार, जहां 10% से कम मार्जिन की विक्ट्री थी, यानी 1 लाख के आसपास से कम की मार्जिन थी. उसमें 11 सीटों पर भाजपा जीती थी और 11 सीटों पर टीएमसी जीती थी. तो कांटे की टक्कर तो है, और काफ़ी सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट ये हो गया है. बिल्कुल. और इस चुनाव का एक और जो फैक्टर है, निष्ठा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और ये कि इंडिया अलायंस बना, ममता उसकी हिस्सा थी, बात हुई कि लेफ्ट कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बना देंगे, उसका फ़ायदा होगा. फिर ममता बनर्जी ने छोड़ दिया, और अब ये ट्रायंगुलर, मैं तो नहीं समझता हूँ कि ट्रायंगुलर है, बेसिकली डायरेक्ट फाइट ही है सभी जगह. तो ये बहुत लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के फायदे में किया, सेटिंग है. I think there is some truth to the rumor. Look at the stage setting here. The two of the representatives, the political representatives, sitting very cozy next to each other. Jokes apart, I think there is a very strong murmur that Mamata Banerjee is playing exactly the role that Mayawati has played in Uttar Pradesh, my home state. Now, when it comes to breaking off the alliances, I don't think that any regional party should be beholden to a dying national party, which is the Congress party. Why should the Trinamool Congress be beholden and sort of dilute their base so that the Congress can have a footprint? The other thing is that when we talk about कि लेफ्ट राइट और उसके जो बीच के स्पेस की सेंटर में थोड़ा सा लेफ्ट है, थोड़ा सा राइट है, आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑन मास sort of movement within parties, and not just in terms of political defection, but also the loyalties of the voters. That needs to be understood कि वो एक बार एक लहर के साथ एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं. Why has the BJP done so well in West Bengal?
because the parties that were dying, where cadres and followers thought that they had no future, they moved to the BJP 2017 onwards. And when it comes to Mamata Banerjee and BJP being in cahoots with each other, only the time will tell. राइट रिजू, क्या ये कैलकुलेटेड रिस्क था, ममता बनर्जी ने तय किया कि तीसरे बार की इनकम्बेंसी है, इसमें अच्छा हो कि अपोजिशन के वोट बढ़ जाएं, इसलिए अलायंस नहीं करना चाहिए, या ये लगा कि शुरू में ही अलायंस को मुझे सीटें देनी पड़ गई तो अपने नंबर कम कर लूंगी और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, आगे असेंबली का चुनाव है? पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड एनडीटीवी to making me a part of this discussion, the channel that was founded by the legendary Mr. Prannoy Roy. Welcome to Calcutta, first of all. Welcome to Bengal. Secondly, NDTV still stands for fair and free journalism, but Trinamool has one representative, whereas BJP has two. But we need. No, there is only one BJP. I know. I'm just saying. On my left-hand side, we have the official national spokesperson. On the right-hand side, Shoponda, who I respect like dearly. He was the candidate of BJP in 2021 general elections. I'm not complaining. I'm He's just saying. beyond and above all of that. Of course, but I'm just saying we like odds stacked against us. No issues. Now, I'll just finish. There are a lot of questions that has been raised here. In Bengal, the problem that BJP has, they never understood and they will never understand the diverse, pluralistic, democratic ethos of Bengal. That is the first point. Second point is, आप देखिए संदेश खाली इशू, you raised संदेश खाली. आप जरूर बोलिएगा, मेरा सवाल था अलायंस से. मैं अलायंस के बारे में, मैं संदेश खाली का टच करके मैं अलायंस पे जो बोला. संदेश खाली issue is a big issue that was peddled by none other than the Prime Minister and the Home Minister of this country. एक sting viral हुआ है where Trinamool is not saying, BJP block president is saying that the BJP's leader of opposition, Shubhendu Adhikari, has paid 2,000 rupees to these women to file fake rape cases dating 7-8 months ago. Can you imagine what kind of a concocted conspiracy this is to defame Bengal? BJP can debate till cows come home that this is morphed or whatever. We are going to take all legal actions against it. But this is what BJP leaders are saying. And all their senior leaders are fumbling. So this Sandesh Khali issue where they have tried to tarnish TMC, what NDTV did a headline. Headline tha, we are living in fear, says a Sandesh Khali victim. Sara jhoot hai. आज प्रमाणित हो गया है. And Priyanka ji, she has spent her time, her blood and sweat, sitting day after day, opening a legal cell in Sandesh Khali, filing these fake reports. Now this is all going to come out. Now secondly, the alliance thing, I am going to make it very clear here today. Trinamool Congress is an integral part of the India Alliance. We are with India Alliance. Now, the second part is, we are with INC. That means Indian National Congress. We are not with ARC, which is Adhir Ranjan Congress. Because Adhir Ranjan Chaudhary is the conduit pipe of BJP in Bengal. He was BJP's ears and eyes, and now he's working as a direct agent of the BJP. And I'm saying this on record. And as a result, when Mamata Banerjee, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Sitaram Yechuri, they are having meetings in Delhi with a single objective to defeat the BJP, Adhir Ranjan Chaudhary here in Bengal is abusing Mamata Banerjee and Trinamool Congress. That cannot happen. And that is why we have said that India Alliance in Bengal is Trinamool Congress. Because we are taking BJP head on. We are defeating BJP. And before you go to my dear friend Priyanka, I will say this on record. Whatever seats BJP is going to get in 2024 general elections, Trinamool Congress will get at least double of that. I'm saying this on record. You can save it for 4th of June. बिल्कुल. प्रियंका, इन्होंने संदेश खाली का मुद्दा उठाया और किसी स्टिंग का जिक्र कर रहे हैं. क्या आप इस पर अपना रिएक्शन देना चाहेंगी? इनका कहना है कि ये मुद्दा बोगस था और आज कि उस ब्लफ को कॉल कर लिया गया है. देखिए, ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही होता है. इसीलिए आपने देखा कि ममता बनर्जी ने पूरी तरह से इसको झुटलाया, कहा कि विक्टिम्स जो महिलाएं हैं झूठ बोल रही हैं.
तो पहले इन्होंने झुठलाया, उसके बाद कहा कि उनको पैसे दे के बुलवाया गया। आज भी ये कह रहे हैं कि हमने वीडियो वायरल कर दिया। अब वीडियो वायरल करने के लिए भी इन्होंने कितना खर्चा किया उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। देखिए, ये बात सिर्फ कहने पर नहीं टिकेगी, क्योंकि इस पे पूरी भूमिका जो है वो कोर्ट की आई है। कोर्ट ने सीबीआई को इसकी जांच सौंपी और अभी 2 तारीख को जब कोर्ट की हियरिंग थी तो सीबीआई की जो रिपोर्ट फाइल हुई उसके हिसाब से कोर्ट ने कहा कि जो एफिडेविट्स मैंने फाइल किए थे उसमें और इस रिपोर्ट में मेल है, यानी कि जमीनी स्तर पर जो वहां पर हुआ उस आतंक की जो चर्चा मैंने अपने एफिडेविट पे की थी वो ये रिपोर्ट जो है बयां करती है कि सच में वहां इस तरह की घटनाएं घटी है। तो कम से कम 750 एफिडेविट मैंने दिए थे और ये कहना चाहते हैं कि 750 लोग झूठ कह रहे हैं, बस टीएमसी ही सही कह रही है। देखिए, ममता बनर्जी's facade of Nari Shakti stands exposed today because every time she used to trumpet about the same, but it stands exposed today because she was the one who said that the victims are lying। और ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, बंगाल में एकदम स्ट्रैटेजी उनकी क्लियर है कि जो सेंसेक्स जाना है, जो यहाँ पे क्राइम रेशियो दिखाता है, कुछ ये रिपोर्ट्स भेजते नहीं तो इसलिए ये बताते हैं कि बंगाल में क्राइम नहीं होते। और ममता बनर्जी उसको और सिंप्लीफाइड कर देती है। जब माइनर्स के साथ बलात्कार होता है तो वो कहती है ये सजाई हुई घटना है, वो कहती है कि ये तो लव अफेयर है, ये तो प्रेम है इसलिए प्रेग्नेंट हो गए। तो एक महिला मुख्यमंत्री की जब इस तरह की सोच हो तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकारें आएंगी या जाएंगी, इस सोच को खत्म करना चाहिए और वही काम जो है जमीनी स्तर पर हो रहा है और आगे होगा बंगाल में। रिजू wants to Just a small interjection. Whatever she has said on behalf of her party. 2 corrections. One, तृणमूल कुछ नहीं कह रहा है। बीजेपी के उनके गंगाधर कोयल जो उनके ब्लॉक 2 के प्रेसिडेंट है, उनके पदाधिकार हैं। ब्लॉक 1 के शांति दोलुई जो उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने स्टिंग में खुद को एक्सपोज किया है। तृणमूल कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, उनके लीडर्स बोल रहे हैं कि उनके नेता शुभेंदु अधिकारी ने पैसे दिए थे। एंड द बिगेस्ट थिंग इन दैट स्टिंग इज दैट द बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम बशीरहाट, रेखा पात्रो, हु इज टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, the local BJP president is saying she has filed this rape case in return of 2,000 rupees sent by Shubhendu Adhikari, who is the BJP's candidate there. एक झूठ को 100 बार भी चिल्ला के बोलने से वो सच नहीं बनेगा। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है, मैं आपको बताती हूँ, क्या टीवी पर आप वीडियो दिखा रहे हैं, आप क्यों नहीं कोर्ट जाते? एक सेकंड, आप क्यों नहीं सीबीआई की जांच को चैलेंज करते? एक मिनट। आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, आज जो घटना हुई है उसकी हमने रिपोर्टिंग की है, हमने कोई वीडियो नहीं दिखाया है। ये हम अपने चैनल के बारे में, नेटवर्क के बारे में आपको बताना चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बड़े स्पेसिफिक नाम लेके स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं। मैं सोचता हूँ प्रियंका जी आप तो उस पर रिएक्ट करना चाहेंगे। ऑन स्पेसिफिक एलिगेशन ही हैज नेम्ड सर्टेन इंडिविजुअल्स allegedly belonging to बीजेपी। देखिए, अब तो मैं इस बारे में क्या बोलना चाहूंगी, मैं यही कहना चाहूंगी कि सीबीआई की जो जांच हो रही है, अगर आपको लगता है कि कोई इंडिविजुअल जो कह रहा है वो सच है और ये इन्होंने पैसे देकर के नहीं करवाया, ठीक है, ये इन्होंने पैसे देकर के नहीं करवाया, इस बात का क्या प्रमाण है? आप उन औरतों के ऊपर जो कहती हैं कि मुझे 13 दिन तक पार्टी ऑफिस में रख करके गैंग रेप किया गया, आधी आधी रात को घर की बहू बेटियों को उठा करके ये ले जाते हैं, ये कह रहे वो सब झूठ कह रही थी, यानी वो अपनी इज्जत के बारे में झूठ कह रही थी। मगर ये कहते हैं कि उन्होंने पैसे लेके झूठ कहा, लेकिन ये पैसे देकर के किसी से झूठ नहीं बुलवा रहे, इसकी क्या सच्चाई है? तो आप कोर्ट में जाइए, हमने कोर्ट का रास्ता पकड़ा था और कोर्ट ने सीबीआई को वहां पर दिया है जांच करने के लिए। हम कोर्ट भी जाएंगे, वीडियो का फोरेंसिक जांच भी होगा। अरे ये तो कोर्ट जाते हैं शाहजहां को बचाने के लिए, ये रेपिस्ट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। प्रियंका, इनको थैंक यू। हाँ रिजू बोलिए आप। मैं उनको और एक नाम बताता हूं, जीबन सिंह रानी, जीबन सिंह रानी, बानी सिंह रानी। शी इज अ लेडी who, when the central SC/ST team came to investigate in Sandeshkhali, she was one of the complainants who said that I was beaten and raped or gang raped per se. Today in this sting, again I am naming, वो औरत उस स्टिंग में बोल रही है कि मेरे को कुछ पता नहीं वहां पर क्या लिखा था, मेरे को एक पर्चा दिया, मेरे को बोला साइन करने के लिए, मैंने साइन करके दे दिया। रिजू, मेरा आपसे एक बेसिक सवाल है। संदेशखाली की घटना अपने अपने हिसाब से कोई भी एग्जेजरेट कर सकता है, अंडर प्ले कर सकता है, ठीक है। बुनियादी तौर पर वहां कुछ गड़बड़ हुई, कोई ज्यादती हुई, कोई शोषण हुआ, कोई लैंड ग्रैब हुआ या नहीं हुआ? संदेशखाली में गलती हुआ, जाति हुआ, बट संदेशखाली इज अ लैंड इशू।
जहां पर कुछ लोग तृणमूल के सिंबल के पीछे तृणमूल का नाम लेके लोगों का जमीन छीना था गैर कानूनी तरीके से। संदेशखाली में ये जो बीजेपी औरतों के शरीर के ऊपर खड़े होकर ये लोग जो राजनीति करते हैं, ये गंदगी कभी नहीं हुआ और वो आज एक्सपोज हुआ है। हाँ, जमीनी तौर पे लोगों का जमीन छीना गया था, इसलिए शाहजहां को वेस्ट बंगाल पुलिस अरेस्ट करने के बाद हमने उसको पार्टी से निकाल दिया। उसके दो जो और थे, शिबू हाजरा एंड द अदर पर्सन, they were also Trinamool Congress portfolio holders. We have thrown them out of the party. पर आज भी प्रज्वल रवन्ना, ब्रिजभूषण शरण सिंह, मोदी के परिवार के बहुत उज्जवल सब सितारे हैं। जी संजय जी, आपने ज़ाहिर देख लिया कि कोई भी पार्टियां हों जो चुनाव लड़ती हैं वो एजिटेट होती हैं, अपने मुद्दे को अपने हिसाब से फ्रेम करती हैं, लेकिन ओवरऑल चुनाव में पूरे राज्य के वोटर के लिए क्या ये एक डिसाइडिंग फैक्टर वाला इशू है, वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट है, नॉइज है, या एक्चुअली बड़ा इशू है? सब कुछ मिला जुला है। आपने कहा नॉइज है, टॉकिंग पॉइंट है, तो टॉकिंग पॉइंट है, इसी के लिए नॉइज है। एक ओवरआर्चिंग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये एक बड़ा नैरेटिव पूरे राज्य भर में बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर आप वोटरों को क्लास के हिसाब से बांट के देखने की कोशिश करेंगे तो गरीबों में देखें तो इसका बहुत कुछ आपको असर दिखाई नहीं पड़ेगा। और तृणमूल कांग्रेस की जो पैठ है, जो उनका जो जनाधार है, वो जितना आप क्लास के हिसाब से नीचे जाएंगे उसमें ज़बरदस्त पैठ है। विधानसभा चुनाव में भी मैंने देखा था, जब मैं अलग अलग जगहों पे घूम रहा था, और उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता था कि, और मैं बराबर ऑन रिकॉर्ड कहते रहा कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत रही है, क्योंकि जब मैं इंटीरियर्स में जाता था तो देखता था कि तृणमूल कांग्रेस का जो जनाधार है वो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब क्लास के हिसाब से बहुत मजबूत है। तो ये जो नैरेटिव है, क्यों इसकी गूंज सुनाई पड़ती है? क्योंकि ये नैरेटिव अर्बन है, अपर क्लास, अपर कास्ट, और तो इसीलिए इसकी गूंज ज़्यादा सुनाई पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हकीकत है या नहीं है, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ रहा, लेकिन इसकी गूंज ज़्यादा सुनाई पड़ती है, इसका इको ज़्यादा है, लेकिन इसका जो वोट से बहुत ज़्यादा सीधा सीधा संबंध मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल, चूंकि आप ओपिनियन पोल कराते हैं जिसमें पूछते हैं लोगों से कि आपके मन में कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो बंगाल में कौन से मुद्दे उभर के आए हैं ऊपर? देखिए, आप किसी भी समय चुनाव सर्वे करा लें, किसी भी राज्य में सर्वे करा लें, दो मुद्दे तो बराबर आते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ से इतना कनेक्टेड है कि इसके बारे में लोग जिक्र तो ज़रूर करते हैं। कहीं कहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र होता है, लेकिन कुल मिलाकर करके मुझे लगता है बंगाल में जो पूरी लड़ाई जो है वो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द है। आप दीदी को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जैसे देश की लड़ाई कहीं हद तक प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द है। कई बार इस बात का जिक्र होता है कि क्या 2024 का चुनाव प्रेसिडेंशियल चुनाव है। मैं कहता हूँ प्रेसिडेंशियल नहीं है, ये रेफरेंडम है एक तरह से। उसी तरह से बंगाल का चुनाव, और बंगाल में जो सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो वह है दीदी को आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप दीदी के पक्ष में खड़े हैं या उनके खिलाफ खड़े हैं। जब इस तरह की राजनीति होने लगती है तो जो मुद्दे भी होते हैं अलग अलग, वो गौन हो जाते हैं, वो दब के रह जाते हैं। जी बिल्कुल। स्वपन दा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मोदी प्रीडोमिनेंट फैक्टर हैं चुनाव में, लेकिन कहीं एक राज्य में एक पर्सनालिटी इक्वली पॉपुलर है राज्य के लेवल पे, तो वो ममता बनर्जी हैं। तो फेस की लड़ाई वहाँ आप कह सकते हैं कि ममता और मोदी, लेकिन बीजेपी का एक वीकनेस है कि उसका अपना कोई फेस नहीं है, और बंगाल का मतदाता बीजेपी का लोकल फेस ढूंढता है। नहीं ढूंढेंगे, जब विधानसभा का चुनाव होगा जरूर ढूंढेंगे कि उनका अपना लीडर कौन है, हु इज योर सीएम कैंडिडेट, ये प्रश्न जरूर पूछेंगे। और पिछले बार हमारा नहीं था, इसलिए एक वो कमजोर था हम लोग का। नाउ द पॉइंट इज दैट इट इज द टास्क ऑफ द तृणमूल कांग्रेस, उनका जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी है वो चाहेंगे कि लोकल इश्यूज शुड बी ब्रॉट टू द फोरफ्रंट, बिकॉज दैट इज वेयर देयर स्ट्रेंथ है। उधर भी कमजोर भी एक तो 1 or 2 वीकनेसेस भी है, बट देयर बेसिक आइडिया इज मेक दिस एन इशू अबाउट कौन मंडल सभापति, कौन क्या है, कि एंड से दैट 2000 रुपया में पीपल कैन गिव एनी फॉल्स एफिडेविट सेइंग दे बीन रेप्ड। आई फाइंड दिस अ बिट, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इसमें रिवोल्ट्स अगेंस्ट इट। Now the point is, if the BJP falls into that trap and plays the role of saying that Mamta Banerjee ko hatao,
ठीक है, ममता बनर्जी को हटाने का चाहे 2 साल बाद में आएगा, बट इफ द बीजेपी forgets that this is a national election about Narendra Modi, and unfortunately one or two BJP people have forgotten that also. So ये अब संजय जो कह रहे हैं, he is only partly correct, because in the exit polls or their post polls of 21, it was quite clear that about 52% of the Hindu voters voted for the BJP. And इसमें ज्यादा तरफ था कि those who were SC and OBCs. Right. Huh? And where the BJP lost most decisively was in the urban areas, in middle class areas, जो अब लोग जनरलाइज करके लोग बोलते थे कि भद्र लोग। बिल्कुल सही। तो ये तो अभी वो जो the generalization which Sanjay was giving, I would disagree with that. तो अभी बात है कि if the BJP puts the Modi factor as top and links it with Bengal and saying भाई बंगाल का डिक्लाइन हो रहा है, 40 साल 50 साल से बंगाल का डिक्लाइन हो रहा है, and you can arrest it only by joining the national mainstream. That is its greatest strength. बिल्कुल। And if they can do it, they will do very well. If they don't do it, they won't do very well. बिल्कुल, आपने रीजन की बात कही। मुझे लगता है कि ब्रेक के बाद आकर के थोड़ा हमको इलाकों के हिसाब से भी समझना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि पूरा स्टेट का हमेशा कोई एक लाइन पे नहीं चलता। बैटल ग्राउंड ऑन एनडीटीवी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। एनडीटीवी के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हम कोलकाता में हैं, अपना शो बैटल ग्राउंड लेकर के। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर चर्चा हो रही है और आपने अभी कई नई बातें सुनी जिसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जिसमें से एक बात यह है प्रियंका, वो ये कि बीजेपी की इनफाइटिंग लोकल यूनिट में एक प्रॉब्लम तो है। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और मुद्दे यहाँ ये नहीं कि किसकी इनफाइटिंग किसके साथ है। मुद्दे यहाँ ये हैं कि सरकार को ये बताना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने डेवलपमेंट के लिए आज 13 साल में क्या काम किया है, तो वो उनके पास है नहीं। इसलिए ये संदेश खाली का डैमेज कंट्रोल करने के लिए कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी कुछ। आप कहते हैं बीजेपी ने संदेश खाली को मुद्दा बना दिया। संदेश खाली तो मुद्दा था ही। आप ये बताइए ना, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट संदेश खाली, यू शुड स्पीक अबाउट व्हाट यू हैव डन इन द 13 ईयर्स। लेकिन 13 सालों में क्या किया है? बेरोजगारी वही की वही। ये जुमलाबाज कहते हैं कि भाई मोदी जी जुमलाबाज हैं। मैं कहती हूँ ममता बनर्जी जुमलेबाज है, जिसने कहा था डबल डबल नौकरियां दूंगी। डबल छोड़िए, सिंगल का ठिकाना नहीं। यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स को नौकरी मिलनी चाहिए थी वो सड़क पर बैठे हैं, क्योंकि पैसे लेकर के इन्होंने वो नौकरियां किसी और को दे दी। तो मुद्दा पश्चिम बंगाल में जो सामने आएगा वो रहेगा टीएमसी के करप्शन का, वो रहेगा टीएमसी के वायलेंस का, और वो रहेगा कि कैसे इन्हीं के पार्टी के नेता जो है केंद्र से आया हुआ पैसा वो साइफन किया और जेल चले गए। इनके कितने मंत्री जेल में हैं आज? क्यों है? बिना कारण। कोयले का पैसा ये कमाते हैं, गाय चोरी की स्मगलिंग ये करते हैं। इन सब चीजों का जवाब नहीं। और मैं कहती हूँ 13 साल में ममता बनर्जी ने क्या किया वो आप रिजू से पूछिए। नहीं है तो मैं बता देती हूँ। डेवलपमेंट के नाम पे नेशनल एंथम की जगह खाली स्टेट एंथम बनाया है, ये किया है ममता बनर्जी ने 13 सालों में। बाकी डेवलपमेंट का काम ये बता देंगे। रिजू, इनका जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ चार्जेस हैं परफॉर्मेंस को लेकर के, सच बात तो ये है जो हम दूर से बैठ के देखते हैं कि कोलकाता हिंदुस्तान का कमर्शियल कैपिटल था। लंबा रास चला टीएमसी का। छोड़िए लेफ्ट ने क्या किया, टीएमसी ने इस राज्य को एक मॉडर्न राज्य बनाने के लिए क्या किया? वायलेंस के कौन से दौर में हम फंसे हुए हैं और टीएमसी ने क्या किया है उसमें? सर, टीएमसी के बंगाल में कैमरा के सामने प्रिजन वैन से एक कैदी को गोली नहीं मारी जाती। यहाँ पर उन्नाव हतरास नहीं होते। इन्होंने नौकरी का बात बोला, बहुत अच्छी बात है। बंगाल में मोदी की गारंटी नहीं चलती, यहाँ पर दीदी की गारंटी चलती है। मोदी जी का तो गारंटी था 2 करोड़ नौकरियां साल में। मोदी जी का गारंटी था बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। मोदी जी का गारंटी था जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी आय दुगनी करेंगे। 700 शहीद हो गए सिंगू बॉर्डर में बैठे बैठे। मोदी जी का गारंटी था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बना है। मोदी जी का गारंटी था, रुक जाइए लिस्ट लंबा है, थोड़ा सुन लीजिए सर। मोदी जी का गारंटी था, और क्या गारंटी था और बोलिए आप। मोदी जी का गारंटी था 2022 तक सबको पक्के घर देंगे। उनके खुद के ब्लॉक प्रेसिडेंट अभी भी टाली के चाल में रहते हैं।
मोदी जी का गारंटी। और दीदी का गारंटी, आपने पूछा वोट यहाँ अब किस पे होगा। बंगाल में वोट होता है लोग भांडार पे, बंगाल पे वोट होता है 59 लाख पीपल। मनरेगा is an act which can be described and defined much better than me by Shoponda. Manrega is an act of the parliament where you are bound to pay 15 lakh workers. गरीब मजदूरों का पैसा रोक के रखा है बीजेपी. The state government is paying that money. That is a factor for the polls in Bengal. लक्ष्मी का भंडार, आप किसी भी गांव के किसी भी कहीं पे भी घर पे चले जाइए, अगर आपके घर में आपकी माता है, सीनियर सिटीजन है, तो लक्ष्मी भंडार का महीने का 1000 रुपया, सीनियर सिटीजनशिप पेंशन जो हम लोग वार्धक्य भाता बोलते हैं 1000 रुपया। Other all women get 1000 rupees per person. So every small household in today's Bengal, because of the socio-economic initiatives of Mamata Banerjee, gets somewhere between 5 to 8,000 per month. Do you think they will vote for Narendra Modi, even though his name is on the टीएमसी के ticket? किसी भी बड़े नेता के घर चले जाइए, लक्ष्मी भंडार वहीं दिखेगा। निष्ठा wants to make a point. yes, I just want to share कि मैंने ये 2 दिन में यहाँ पे मैं सड़कों पे और क्लब्स में और 5-स्टार होटल्स में और जो आज़ाद हिंद ढाबाज है वहाँ पे जो जाके मैंने पैर तोड़ाई करी है, like a good observer. Something very strange has happened in the past decade. मोदी जी और ममता जी एक दूसरे के बिल्कुल डॉपलगैंगर के तरह बन के इमर्ज हुए हैं। जो सिचुएशन यहाँ पर वेस्ट बंगाल में है, जो प्रियंका बोल रही हैं कि ममता ने किया है, या रिजू बोल रहे हैं दैट मोदी की गारंटी नहीं है, ममता की गारंटी है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम मुद्दास, राइट? दिस ग्रोथ विच इज़ हैपनिंग, इट इज़ विदाउट जॉब्स, डोल्स आर बीइंग गिवन आउट, सोशियो इकोनॉमिक, अगर हम वेलफेयरिज्म की बात करते हैं तो ये दोनों ही लीडर्स उसको बहुत अच्छी तरह से वेपनाइज करते हैं फॉर इलेक्टोरल गेन्स, राइट? द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज वेयर डज द वोटर गो, द एवरेज वोटर गो? दे कीप सेइंग कि वी हेट ममता बनर्जी, वी डू नॉट वांट हर, बट व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? वी डोंट इवन वांट मोदी जी टू हैव अ स्ट्रॉन्गर फुटप्रिंट। इट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। और ये बंगाल में हो रहा है क्योंकि ये एक व्यू हो सकता है, लेकिन हम जो अगर डेटा देखें, बीजेपी का लंबा एक संघर्ष रहा है कि यहाँ पर वो वोट शेयर कैसे गेन करे। और स्वपन जो जिक्र कर रहे थे कि नेशनल पार्टी की एक प्रकार से वापसी कांग्रेस के जगह को खाली कर देने के बाद, लेफ्ट के कोलैप्स के बाद, तो बीजेपी का राइज तो गिवन है बंगाल में। जहां तक मौजूदगी का सवाल है, यहां पर मैं अमिताभ आपसे थोड़ा कलर लेना चाहूंगा कि बीजेपी ने अपने पैर कैसे पसारे हैं। अभी जो हम इलाकों की बात कर रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट में, साउथ और वेस्ट बेसिकली बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, बाकी इलाकों में कोलकाता और नॉर्थ ये टीएमसी का इलाका है। तो जो इलाकों का अलग अलग ट्रेंड है उसमें क्या पढ़ा जाए? नहीं, देखिए, जैसे कोलकाता रीजन है वहाँ पर बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में बहुत कम सीटें वहाँ पर जीत करके आई थी। जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लिंक्ड है, तो उसका भी एक असर वहाँ पे हमको देखने को मिला है। और जैसा स्वपन सर ने कहा है, क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स को बीजेपी ने यहाँ एक कास्ट बेस्ड तड़का लगा दिया है, जो कि देश भर में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को लाभार्थी की पॉलिटिक्स से क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स का तड़का लगाया है। यहाँ बीजेपी ने उल्टा तड़का लगाया है। यहाँ पर कास्ट की बात होती ही नहीं थी। जो 10 साल पहले कौन ओबीसी वोटर है, कौन एससी वोटर है, एसटी वोटर है, इसकी चर्चा होती ही नहीं थी, उन्होंने ये कर दिया है। और 2019 में कैंडिडेट्स बीजेपी के पास उतने थे नहीं स्ट्रांग, लेकिन एक पुलवामा का भी फैक्टर था और एक मोदी फैक्टर था। और एंटी ममता वोट जो था वो कहीं ना कहीं लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी से छिटक करके भाजपा के पक्ष में आ गया, लगभग 27% दोनों दलों का वोट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी आज भी, कितने भी सर्वेज आप देख लें, टॉप 5 पीएम कैंडिडेट्स में उनका नाम आता है। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि ऑपोजिशन को लीड कौन करेगा, उसमें भी राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी का नंबर आता है। तो एक जो नेचुरल एडवांटेज बीजेपी को लीडरशिप फैक्टर की पूरे देश भर में मिलती है राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि वो एज ज्यादा है, यहाँ पे वो गैप उतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रलाइज हो जाता है ये एलिमेंट कहीं ना कहीं। और
प्रेसिडेंशियल जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव ही लड़ना चाहती है। जैसे ही लोकल हो जाएगा चुनाव वैसे वैसे बीजेपी के चांसेस जो है यहाँ पर कम होते जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल जब करते हैं कॉन्टेस्ट तो डाइकोटॉमी है, डिलेमा है कि सामने भी मजबूत लीडर है तो मोदी वर्सेस ममता हो जाती है और कहीं ना कहीं ये प्रो मोदी और एंटी मोदी लड़ाई है, ये प्रो ममता या एंटी ममता लड़ाई नहीं है। तो फिर इसमें ये पता लगाना बड़ा ज़रूरी है संजय जी कि हम लोग तो देखिए अपने कुछ तात्कालिक घटनाएं हो गई उसके ऊपर कमेंट्री करते रहते हैं, लेकिन वोटर के मन में कुछ निर्णायक फैक्टर होते हैं जिस पर वो वोट डालते हैं और आपकी स्टडीज़ इसमें हमको बहुत ज़्यादा इंसाइट देती हैं। समझना ये है कि अगर ये प्रो मोदी और एंटी मोदी चुनाव की तरह से बंगाल में लड़ा जा रहा है तो लाभार्थी का जो एक नया मॉडल कहें, एक नया डिस्कोर्स कहें जो लागू हुआ, जिसमें बीजेपी ने बहुत मजबूती से इसीलिए उसको निकाला कि रिलीजन और कास्ट को हम लोकल फैक्टर के तौर पर जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन पैकेजिंग जो है वो वेलफेयरिज्म की होगी और वो एक सेक्युलर पैकेजिंग होगी। शायद वो हमको बेनिफिट पहुंचाएगा क्योंकि हमको वोट लाने के लिए पन्ना प्रमुख वगैरह वगैरह कन्वर्जन के मामले में बड़ी मेहनत करते हैं। ये फैक्टर क्या इनको एडवांटेज देगा? वोटर इसको कैसे देखता होगा बंगाल में? देखिए, मुझे लगता है 2019 से और आज तक अभी चुनाव बीच में है, चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो इसका विश्लेषण कायदे से किया जा सकता है। लेकिन अगर 19 से और 24 के चुनाव के पहले जो बड़ा परिवर्तन मुझे दिखाई पड़ता है बीजेपी के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी ने जबरदस्त इनरोड्स बनाई है गरीब मतदाताओं के बीच में। 19 तक ऐसा देखने को मिलता था, बीजेपी को जो वोट मिलते थे उसमें डिस्प्रोपोर्शनेटली गरीब का वोट कम होता था कंपेयर टू जो उच्च मध्यम वर्ग के वोटर होते थे। वो अंतर जो है, वो खाई जो है बहुत कम हो गई है। अब हो सकता है इसका असर बंगाल में भी देखने को मिले। जब राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है तो अलग अलग राज्यों में भी हो रहा होगा और बंगाल में भी हो रहा है। तो मुझे लगता है एक बड़ा परिवर्तन है और ये बड़ा परिवर्तन बीजेपी को एक स्टेबल सपोर्ट बेस देता है। जब मैं आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा था, प्री पोल के आंकड़ों को, तो मुझे लगता था कि ये इतना अद्भुत परिवर्तन कैसे हुआ। कई तरह से आंकड़ों को देखने की कोशिश की और देखा कि नहीं, परिवर्तन है। और उसके पीछे ये जो लाभार्थी शब्द, जो जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसका बड़ा योगदान है। और उसी वजह से, क्योंकि इंडिया में कास्ट और क्लास की ओवरलैपिंग कैटेगरीज है, अगर आप गरीबों के बीच में पैठ बनाते हैं इसका मतलब है कि आप दलितों के बीच में पैठ बनाएंगे, इसका मतलब है कि आप आदिवासियों के बीच में पैठ बनाएंगे। और यही जबरदस्त परिवर्तन मुझे लग रहा है बीजेपी के पक्ष में 2019 और 24 में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निष्ठा, ये जो बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग तात्कालिक और अपने अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से जब मीनिंग ढूंढते हैं, वहाँ एक बड़ी बात भूल जाते हैं कि एक ओवरराइडिंग फैक्टर लाभार्थी है जहाँ तक वोटर को इन्फ्लुएंस करने का सवाल है। और दूसरा फैक्टर है जो हिंदुस्तानी कर रहे हैं, वो ये है कि भारत का एक गजब का इमर्जेंस है और उसमें लोग एसोसिएट करते हैं मोदी ब्रांड के साथ कि मोदी ने इसमें बड़ा काम किया है। ये दो फैक्टर अगर वोटर के दिमाग पर हावी हैं, किसको वोट देना है उस फैसले को लेने के लिए, तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। 100% हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ दैट मोमेंट वेयर समबडी इज एक्चुअली इन दैट बूथ और वो बस बटन दबाने जा रहे होते हैं, इट इज़ नॉट अ वेरी सेरेब्रल डिसीजन। इट हैज़ बीन स्टडीड अक्रॉस यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, यू नो, व्हाई अ वोटर वोट्स द वे शी वोट्स। किसी को नहीं पता, कोई, ये हम सब लोग बैठ के, और संजय जी तो ये बहुत एडमिट करते हैं इस बात को कि कुछ नहीं पता चलता है। बहुत ही एक इमोशनल एक डिसीजन होता है इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। हो सकता है कि रात में कुछ घर में कोई चर्चा हुई हो, उसका इम्पैक्ट हो गया कि हम कांग्रेस सोच कर जा रहे हैं, बीजेपी को वोट डालकर आ गए, या वो उंगली जो है वो हिल गई है। सो ऑल ऑफ दैट, एंड वी जस्ट टेंड टू ओवर एनालाइज इट। बट व्हाट हैपन्स इज दैट व्हेन वी पोजिशन आवरसेल्व्स एज वोटर्स, वेयर डू वी एग्जिस्ट? क्या हम लाभार्थी हैं या हमारे लिए जो बड़े मैटर्स हैं, जो एक जियो पोलिटिकल नैरेटिव है अबाउट इंडियाज इमर्जेंस, अबाउट इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल पावर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स टू रेकन विद रीजनली इन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशिया, तो वो हम पे ज़्यादा हावी रहेगा या एक कि जो डेवलपमेंट वाले जो हमारे हिट्स एंड मिसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे? नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट। एंड सबसे ज़्यादा जो विंडफॉल गेन्स होते हैं वो इमोटिव एक जो अपील होती है। मैं एक दिन मोदी जी की रैली देख रही थी
असम में उन्होंने बोला कि आप अपना फ़ोन उठाइए और सूर्य तिलक में भागीदारी लीजिए, जो अयोध्या में रामचंद्र जी का रामनवमी के दिन सूर्य तिलक। अरे who has thought something about that? This is showmanship. और एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कुछ बीजेपी की कुछ साल पहले कोई नाम नहीं जानता था, जस्ट लाइक वेस्ट बंगाल, पीपल आर वो मोदी जी की माला जप रहे हैं आज। उसके बाद वो मतलब जो एक एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म हुआ है, दिस इज हाउ पीपल एक्चुअली गो वोट एंड दीज आर द विंडफॉल गेन्स, इमोशनल विंडफॉल गेन्स दैट वी टोटली इग्नोर। एक बात पर चर्चा हमने अभी तक ज़्यादा नहीं की, क्योंकि उसमें मेरी दिलचस्पी इस बात में बहुत ज़्यादा नहीं है कि हाई टर्नआउट या लो टर्नआउट का फ़र्क किस पार्टी में क्या पड़ेगा। ये मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, या इसका कोई उत्तर भी समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं चुनाव के नतीजों के पहले। लेकिन तो भी लो टर्नआउट एक चिंता की बात है। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि 2019 आउटलायर था जी, बाकी ये नॉर्मल चुनाव है। आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि आप दोनों को नर्वस होना चाहिए, और ये टर्नआउट अगर कम है तो टीएमसी को क्यों नहीं नुकसान होगा? रिजू आप बताइए। देखिए, टर्नआउट में पहले 2 फेज में मैक्सिमम 3% का फर्क था, नॉट मोर देन दैट। और दूसरी बात देखिए, इससे टीएमसी को फर्क नहीं पड़ेगी क्योंकि लोग टीएमसी के तरफ वोट कर रहे हैं। क्यों, मैं उस पर आता हूँ दूसरा एक पॉइंट पे। बट बीजेपी को भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन है जो 11 दिन बाद 3% ऐड कर देगा, तो उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। बट लेट मी कम टू समथिंग दैट निष्ठा जी वाज सेइंग एंड संजय जी वाज सेइंग कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा, ये होगा वो होगा। एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, मैं छात्र राजनीति से अपना जिंदगी शुरू किया हूँ, और छात्र राजनीति से राष्ट्रीय प्रवक्ता तक आने के लिए मेरे 16 साल लग गए, तो मैं जमीनी राजनीति जानता हूँ। When the Prabhu Ram Mandir was inaugurated, everybody thought the Hindu wave will sweep the nation. If that would have been the case, आपको केजरीवाल को क्यों अरेस्ट करना पड़ा? आप बंगाल में आके क्यों बोल रहे हैं कि सावन में जो मछली खाता है वो हिंदू विरोधी है? प्रधानमंत्री बोल रहा है ये बात देश का। आपको क्यों बोलना पड़ रहा है वोट जिहाद हो रहा है? कौन बोल रहा है? कोई प्रवक्ता नहीं, देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट ने बोला, उसको लेके प्रधानमंत्री। सही बात बताइए। वोट जिहाद टर्म was used by a Congress candidate in Farrukhabad. Yes, which was addressed by the Prime Minister. He addressed it. Yes, the Prime Minister is saying आपका नहीं, कोई भी पॉलिटिकल नहीं, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। बात यह है ना कि the Hindu community, which is BJP's hope, resort, whatever, the majority, they have understood one thing, which I am seeing in Bengal. I can only speak for Bengal. They have understood that time and again, election, BJP cooks their political meals on the funeral pyre of the innocent Hindus. They have understood कि हम मोदी जी को वोट देंगे भी तब भी मेरा सिलेंडर 1100 का होगा, मेरे को पेट्रोल 100 रुपए लीटर लेना पड़ेगा, इमरजेंसी मेडिसिन का पैसा ऊपर चला गया है, मेरा पापा का पेंशन नहीं आ रहा है। और द बेस्ट थिंग, इफ यू सी इन बंगाल, एंड आई रिक्वेस्ट एनडीटीवी टू डू दैट, पापा टोटो चला रहा है, घर में खाने के पैसे नहीं है, बीमार माँ पड़ी हुई है घर पे, बेटा चिल्ला रहा है अब की बार 400 पार। So you will see the result. तो आप कंसीड कर रहे हैं रिजू, आप कंसीड कर रहे हैं, आप खुद ही ये बता रहे हैं कि लॉजिक कुछ भी हो लेकिन मोमेंटम बीजेपी के पक्ष में है। नहीं, जो लोग, मैं यही बोलना चाहता हूं, जो मेन बीजेपी का आसरा है वो उनके पैरों के नीचे से जा रहा है। बिकॉज नाउ पीपल आर सेइंग, गॉट इट। प्रियंका, इनका कहना ये है, वी आर गेटिंग स्ट्रगल। बिल्कुल ठीक है रिजू, प्रियंका, इनका कहना ये है कि अब जो लैंग्वेज है, अब जो बातें कही जा रही हैं वो दरअसल पैनिक और डिस्परेशन की निशानी है, न कि कोई बहुत ज्यादा इमोटिव एक वेव खड़ा कर दें उस लिए। देखिए, वेव अभी खड़ा करना पड़ेगा ऐसा मतलब बीजेपी को कुछ करने की दरकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इन्होंने अभी खुद कहा कि जिसके घर में इतनी तकलीफ है उसका बेटा फिर भी कह रहा है, क्योंकि आशा अगर किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी से है। देखिए, इनकी सारी बातों का मैं जवाब दे रही हूँ।
तो पहला तो ये इन्होंने इल्जाम लगाया ईडी, सीबीआई, अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो पहले ये अपने अंदर झांक कर देखें कि बुराइयां क्या है, इन्होंने किया क्या है। इनके लिए ईडी खराब है, सीबीआई खराब है, सुप्रीम कोर्ट खराब है, हाई कोर्ट खराब है। जब ऑर्डर इनके फेवर में नहीं आता तो मुख्यमंत्री खुद कह देती है कि इल्लीगल ऑर्डर है। तो इस तरह की धारणा है इनकी, जो किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखते। तो इससे आप अगर सामने वाले पर जितनी अंगुलियां उठाएं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो है एकदम नीचे तक जाकर के काम किया। आज आप लाभार्थी की बात करते हैं, क्या पहले कोई सरकार थी जो लाभार्थियों के बारे में चर्चा भी करती थी? क्योंकि लाभार्थी क्रिएट किए बीजेपी ने, वहां तक वो सेवाएं पहुंचाई। और इन्होंने क्या किया कि मोदी का नाम उसमें से हटा दो। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि राशन जो है वो फ्री में पूरे देश में मोदी दे रहा है, आवास जो है वो मोदी दे रहा है। ये कहते हैं इनके ब्लॉक प्रेसिडेंट के पास, एक मिनट इनकी बात का जवाब देती हूं। इन्होंने कहा बीजेपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट के पास ही घर नहीं। कैसे होगा? क्योंकि आपकी पार्टी के राक्षस यहां बैठे हुए हैं लिस्ट बनाने के लिए, जो बीजेपी के लोगों का नाम काट देते हैं। अब वक्त की पाबंदी को देखते हुए जरा हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। रिजू, लास्ट 30 सेकेंड। So the last 30 seconds I will use very wisely. Priyanka ji said ED CBI को से तृणमूल और ऑपोजिशन को प्रॉब्लम है, पर डेटा कहती है कि 2014 के बाद 95% केसेस आर अगेंस्ट द ऑपोजिशन। और अगर प्रियंका जी कहेंगे कि ED CBI IT NIA सब निष्पक्ष है, तो शायद विक्टोरिया मेमोरियल के जो घोड़े हैं वो भी हंसने लग जाएंगे। वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। द बॉटम लाइन इज हियर इन बंगाल, on the ticket, there is only one person, that is Mamata Banerjee. There is no alternative to Mamata Banerjee in Bengal, whether it is Narendra Modi on the ticket or whosoever. We are asking people votes not on based of class, creed, religion, color, gender. We are asking people for their valuable votes based on our development, based on what Mamata Banerjee has done for them. Mamata Banerjee's commitment is a credibility. And again, I will say just before finishing that in 2024 general elections in Bengal, whatever seats BJP get, Trinamool Congress will get at least double of that. ओके, स्वपन दा, ये एक पॉइंट लेना चाहूंगा, बाकी आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दे दें। वो ये है कि बीजेपी अब जो कैंपेन मोड में है, उसमें वो बीजेपी की खास बात, अच्छी बात ये है कि वो कोई चीज़ का चांस नहीं छोड़ती है। हर पॉसिबल कोशिश कर लो। उसको दूसरे लोग ये इंटरप्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग, और उसमें भी मेरिट हो सकता है। वो ये कि ये पैनिक है, ये एंग्जाइटी है, ये डिस्परेशन है। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं आजकल। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करिएगा, जो बीजेपी की अब की जो अपील है इस वक्त की? नहीं, देखिए, एक चीज है, बीजेपी का नेशनल कैंपेन जो है उसमें तो जरूर विनेबिलिटी, डिटर्मिनेशन टू विन इज सैक्रोसैंक्ट। वो सबसे, दैट इज द डिफाइनिंग पॉइंट, एंड इन एन इलेक्शन इट शुड बी दैट। आई थिंक इन वेस्ट बंगाल, व्हाट आई थिंक ओवरऑल व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस इज देयर इज अ टेस्ट व्हिच इज गोइंग ऑन। इज वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स, द impulses of the West Bengal voter, are they different from the rest of India? First question. If I was to believe Trinamool Congress, yes. Because the rest of India is saying who will rule Delhi? He is saying that the issue is who will rule Bengal. So it becomes a thing. Secondly, which I think, which is a point which we have to notice, is that to what extent did the Ayodhya Pran Pratishtha have an impact in Bengal? I can give anecdotal evidence to suggest that on that day when I toured large parts of Bengal, that I saw saffron flags in evidence in more areas than it had. It's not necessary that every vote of those will go to the BJP. जी, But एक sentiment जरूर हुआ था. Will that sentiment convert in बिल्कुल। And I think these are some of the imponderables, जी। questions which I think जी। will be tested in the results. बिल्कुल। Please give me the 30 seconds as well, please. अमिताभ, 4 जून का सबको इंतजार है, और उसके पहले हमने देखा यह है कि बंगाल 7वें फेज में पोलिंग में जा रहा है, और ये भी एक बात बताता है कि इसके पीछे भी एक कहानी है। अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि सब पीसफुली चुनाव हो जाएं, ज़्यादा सिक्योरिटी के चैलेंजेस ना हों। आगे जाते हुए फेजेस के बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, टर्नआउट के हिसाब से या मोमेंटम के हिसाब से? देखिए, नॉर्थ में तो बीजेपी स्ट्रांग रही है पहले भी, जहाँ पे फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ है। अब जो ये फेज
थर्ड में मालदा मुर्शिदाबाद लार्जली में चुनाव होगा, जहां पर टक्कर लार्जली कांग्रेस और टीएमसी की है। माइनॉरिटी वोट के लिए मारामारी वहां पर है। उसका फायदा बीजेपी को पिछली बार मिला था, एक सीट वहां पर वो जीत के निकल गई थी। अब आगे के फेजेस में, क्योंकि इतना बड़ा ये चुनाव है, हर एक फेज का एक अलग अलग सेंटिमेंट है और सेंटिमेंट वोटर का अलग अलग मूव करता है। बैटल जो है वो लार्जली अभी है ममता बनर्जीज वेलफेयर पॉलिसीज वर्सेस मोदीज वेलफेयर पॉलिसीज, क्योंकि जो गरीब है वो लाभार्थी दोनों जगह पर है। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में भी है, जो कि काफी अच्छे हैं ममता बनर्जी के भी स्कीम्स, और राष्ट्रीय लेवल के स्कीम्स पे भी है। और उसके ऊपर इमोटिव इश्यूज जो है, जब आदमी वोट करने जाता है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल के परिवेश में। क्या वो एज अ हिंदू मुस्लिम वोट करता है, क्या वो एज अ ओबीसी एससी एसटी भद्रलोक वोट कर रहा है, या वो पुअर मिडिल इकोनॉमिक क्लास वोट कर रहा है? कौन सा आइडेंटिटी उसके ऊपर भावी है जब वो वोट डालने जाता है, वो डिसाइड करेगा बंगाल। बिल्कुल। संजय जी, आपका फाइनल रिमार्क कि अब यहाँ से चुनाव पर नज़र रखनी हो, टी लीव्स पढ़ना हो, तो हम लोग क्या गाइडेंस दें अपने दर्शकों को कि इस पर नज़र रखिए? दर्शकों को क्या गाइडेंस दे सके ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि टर्नआउट की चर्चा हो रही थी। बंगाल में फर्स्ट फेज में टर्नआउट उतना ही रहा लगभग जितना कि 2019 में हुआ, और अगर सेकेंड फेज की भी बात करें तो टर्नआउट में बहुत मामूली गिरावट है। दूसरे राज्यों से तुलना करें तो बंगाल में टर्नआउट आपको बहुत कम गिरावट दिखाई पड़ेगा। कई तरह के उसके इंटरप्रिटेशंस हुए। मुझे लगता है टर्नआउट नेचर ऑफ कंटेस्ट का सूचक है। अगर नेचर ऑफ कंटेस्ट बहुत कीन है तब टर्नआउट गिरने की संभावना कम दिखाई पड़ती है, और बंगाल उसी ओर इशारा कर रहा है। बंगाल में टर्नआउट कम नहीं हुआ है, बंगाल में कीन कंटेस्ट है। आने वाले 5 चरण में भी कीन कंटेस्ट होने वाला है। जैसे अमिताभ कह रहे थे, पहले 2 चरण में जो कंस्टिट्यूंसी गई बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड्स थी। अब तीसरे चरण में जो है वो मुस्लिम वोट के लिए मारामारी है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वही बोरो कर रहा हूँ, और उस मारामारी में बीजेपी थोड़ी सी किनारे हो जाएगी और थोड़ा कांग्रेस और तृणमूल होगा। लेकिन आने वाले जो फेजेस होंगे उसमें थोड़ी सी तृणमूल की बढ़त होती भी दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, अब वक्त की कमी है इसलिए और रिमार्क्स में नहीं इंक्लूड कर पाऊंगा, मुझे बिल्कुल माफ़ करिएगा। बिल्कुल, प्रोड्यूसर का आदेश है कि इस कार्यक्रम को अब खत्म करना पड़ेगा हमको जाते जाते यही कहना है कि जब चुनावी लड़ाई हो और जब हम कहते हैं ना कड़ी लड़ाई है, तो कहते हैं महाभारत मची हुई है यहाँ। आपको ये बताना है कि महाभारत ये भी बताता है कि टेलीविज़न की कमेंट्री की लाइव शुरुआत संजय ने की थी। यहाँ एक नहीं 2 संजय बैठे हुए हैं। आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार।